आखिरी प्रश्न, क्या बताने की कृपा करेंगे कि एक, राजनीति के आप इतने विपक्ष में क्यों? जहर के मैं विपक्ष में क्यों? ऐसा क्यों नहीं पूछते? राजनीति जहर है, उस जीवन का कोई लेना देना नहीं, वो मरघट है। राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति का अर्थ है दूसरे पर काबू पाने की चेष्टा। राजनीति का अर्थ है दूसरे के मालिक हो जाने का ख्वाब। और जब भी कोई व्यक्ति दूसरा का मालिक होना चाहता है, तभी वो परमात्मा विरोधी है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा है, उतना ही परमात्मा है जितना तुम्हारे भीतर। तुम हो कौन? किसी और के मालिक हो जाने वाले। तुम अपने मालिक हो जाओ, इतना काफी। राजनीति का अर्थ है दूसरे पर मालकियत, धर्म का अर्थ है अपने पर मालकियत। मैं राजनीति के विपक्ष में नहीं, धर्म के पक्ष में। धर्म के पक्ष में होने के कारण अनिवार्यता राजनीति का विपक्ष पैदा हो जाता है। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। राजनीति इतनी व्यर्थ है कि विपक्ष में होने तक की मुझे सुविधा नहीं। कंकड़ पत्थरों के खिलाफ भी क्या बोलना, हीरे जवाहरातों के पक्ष में बोलता हूं। और अगर कभी कंकड़ पत्थरों के खिलाफ बोलना पड़ता है तो इसीलिए कि तुमने कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ रखा है। जब मैं राजनीति के विरोध में बोलता हूं तो राजनीतिज्ञों के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, वो दया के पात्र, उनके विरोध में क्या बोलना, वो वैसे ही दुख के मारे, उनके खिलाफ क्या बोलना है। जब मैं राजनीतिज्ञों के खिलाफ बोलता हूं तो मैं तुम्हारे भीतर छिपे राजनीतिक के खिलाफ बोल रहा हूं। मुझे तुमसे प्रयोजन है। हर व्यक्ति के भीतर राजनीतिक छिपा है, छोटा हो बड़ा हो। सिकंदर छोटे हो बड़े हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। जहर तुम बाल्टी भर के पी जाओ कि चुल्लू भर पियो, इससे क्या फर्क पड़ता है। जहर मारेगा। तुमने कभी ख्याल किया, तुम पति हो, पत्नी से तुम्हारा संबंध धर्म का है या राजनीति का? तुम पाओगे कि 100 में 99 मौके पर संबंध राजनीति का है, धर्म का नहीं। तुम कहोगे कि पत्नी और पति के बीच क्या राजनीति का सवाल है। तुम्हारे बच्चे से तुम्हारा संबंध धर्म का है या राजनीति का? तुम बाप की अकल से बोलते हो या परमात्मा की सृजन की प्रक्रिया में एक विनम्र भागीदार हुए इस तरह बोलते हो बेटे से? तुम बेटे की तरफ इस तरह देखते हो कि परमात्मा तुम्हारे माध्यम से संसार में आया, या तुम इस भांति देखते हो कि तुझे मैंने पैदा किया है, जो मैं कहूं वो कर, मैं जानता हूं तू अज्ञानी। तुम बेटे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो या सहारा देते हो? तुम बेटे को सदा के लिए बांध लेना चाहते हो, पंगु बनाना चाहते हो, या चाहते हो उसे मुक्त आकाश मिले, चाहे वो मुक्त आकाश कभी तुम्हारे विपरीत ही क्यों न पड़े। तुम पत्नी को प्रेम किए हो या प्रेम केवल फांसी लगाने का उपाय है, या प्रेम केवल बहाना है, राजनीतिक चाल है। जब मैं राजनीतिक के खिलाफ बोलता हूं तो दिल्ली में बैठे राजनीतिज्ञों से मुझे क्या लेना देना। मैं तुम्हारे भीतर बैठे राजनीतिक के खिलाफ बोल रहा हूं, उतना ही तुम ध्यान से समझना है। और वो भी इसलिए बोल रहा हूं उसके खिलाफ कि अगर तुम उसमें उलझे रहे तो तुम कभी धार्मिक न हो सकोगे। धर्म का अर्थ है अपना मालिक होना। धर्म का अर्थ है ना तो किसी को अपना मालिक होने देना और न किसी के मालिक होने की चेष्टा करना। धर्म परम स्वतंत्रता की चेष्टा है और राजनीति दूसरे को परतंत्र करने का उपाय है। जितने ज्यादा लोग तुम्हारे परतंत्र हो जाएं, राजनीतिक मन उतना ही प्रसन्न होता है। अगर तुम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो तो महाराष्ट्र के ऊपर तुम्हारा कब्जा है। अगर तुम भारत के प्रधानमंत्री हो जाओ तो कब्जा और बड़ा हो गया। आदमी कब्जे की कोशिश में लगा है, कब्जा बढ़ता जाए, करोड़ों करोड़ों लोग मुट्ठी में हो जाएं। ये बहुत पीड़ित आदमी की मनोदशा है, ये विक्षिप्त चित्त की दशा है। इसको मैं पागलपन कहता हूं।
तुम अपनी ही मुट्ठी में नहीं हो, तुम किसको मुट्ठी में करने चले हो? सच तो यह है कि तुम जितना ही अपने को कम मुट्ठी में पाते हो, उतनी ही पूर्ति कमी करते हो दूसरे लोगों को मुट्ठी में करके। उससे एक वहम पैदा होता है कि हम शक्तिशाली हैं। एक ही शक्ति है और वो स्वयं के मालिक हो जाने की, बाकी सब अशक्ति को छिपाने के उपाय। तुम पूछते हो राजनीति के मैं इतना विपक्ष में क्यों हूं? विपक्ष में राजनीति के नहीं हूं, धर्म के पक्ष में। दूसरा, क्या आप अराजकवादी हैं, अनार्किस्ट हैं? वादी में बिल्कुल नहीं हूं, किसी वाद में मेरी उत्सुकता नहीं है, अराजकवाद में भी नहीं। लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूं कि दुनिया में राज्य जितना कम हो उतना अच्छा होगा। राज्य बिल्कुल मिट जाएगा ऐसा मैं नहीं सोचता है, बिल्कुल मिटना असंभव है, क्योंकि जहां एक से ज्यादा लोग हैं वहां उनके संबंधों को तय करने के लिए कोई माध्यम चाहिए होगा, व्यवस्था चाहिए होगी। तो मैं कोई क्रोपाटकिन जैसा अराजकवादी नहीं हूं। मेरी कोई मान्यता नहीं है कि राज्य मिट जाना चाहिए। मेरी इतनी ही दृष्टि है कि राज्य कम से कम होना चाहिए। राज्य ऐसे ही होना चाहिए जैसे पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है। जरूरत है रेलवे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर रेलवे की कोई व्यवस्था ना हो तो असंभव है कि बंबई से पूना ट्रेन कैसे आएगी। कि चिट्ठी तुमने जो डाली पोस्ट ऑफिस में वो पहुंचेगी कहीं कि नहीं पहुंचेगी। व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य व्यवस्थापक होना चाहिए, नियंत्रक नहीं। राज्य का उपाय, उपयोगिता व्यवस्था आधारित होनी चाहिए। लोगों के जीवन में कितनी सुविधा आ सके उसके लिए राज्य को फिक्र करनी चाहिए, और राज्य को बाधा नहीं देनी चाहिए। लोगों के जीवन में बाधा तभी देनी चाहिए जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन में बाधा दे रहा हो, अन्यथा नहीं। मेरी राज्य की धारणा का अर्थ यह है कि राज्य बड़ा गौण होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे घर में रसोईया है, तो रसोइये की तुम पूजा करते हो कि फूल माला पहनाते? अच्छा खाना बनाता है तुम उसकी प्रशंसा करते हो, बुरा खाना बनाता है तो तुम कहते हो कि गलत है, तेरा काम ठीक सुधार कर। तुम्हारे खाद्य मंत्री की हैसियत भी राष्ट्र के रसोइये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा क्या प्रयोजन है? बड़े रसोइया हो, तुमने घर पे एक पहरेदार लगा रखा है तो उसका काम है, वो उतना काम करता है। राज्य की व्यवस्था पहरेदारी की होनी चाहिए, लेकिन राजनेताओं को सिर पर उठा के चलने का कोई कारण नहीं। पागलपन है। राजनीति इतनी प्रमुख नहीं होनी चाहिए। जीवन में बड़ी बहुमूल्य चीजें हैं जो प्रमुख होनी चाहिए। राजनेता को सिर पर लेकर तुम चलोगे, उस राजनेता तो ऊंचा नहीं होगा, तुम नीचे होगे। राजनेता के तो ऊंचे होने का कोई उपाय नहीं है, वो तो खुद पागल है, और जो उसकी अर्थी को धो रहे हैं वो भी पागल है। लेकिन अगर तुमने किसी फकीर को कंधे पर उठा के चले तो तुम ऊंचे हो जाओगे। उससे फकीर ऊंचा नहीं होगा, वो ऊंचा है ही, लेकिन तुम ऊंचे हो जाओगे। वो चरण तुम्हारे लिए पारस सिद्ध होंगे, तुम लोहे से सोने हो जाओगे। तुमने अगर संगीत को ऊपर उठाया तो तुम्हारे हृदय में ऊंचाइयों की लहरें उठेंगी। तुमने अगर राजनीति को ऊपर उठाया तो तुम गंदे हो जाओगे। तुमने अगर गीतकार को ऊपर उठाया, संगीतज्ञ को ऊपर उठाया, कवि को ऊपर उठाया, चित्रकार को पूजा, तो तुम्हारे जीवन में सुगंध के हजार हजार रास्ते खुल जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक सजावट आ जाएगी। तुमने अगर राजनेता को ऊपर उठाया तो सिवाय युद्ध, हिंसा, इसके अतिरिक्त तुम कुछ भी ना पाओगे। पूरे मनुष्य जाति का इतिहास हिंसा और युद्धों का इतिहास है। वो राजनेता को सिर पर लेकर चलने के कारण। मैं अराजकवादी नहीं हूं, लेकिन राज्य जरूरत से ज्यादा अधिकारी हो गया, उतने अधिकार की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति परम मूल्य है। राज्य व्यक्ति का सेवक है, मालिक नहीं। बस सेवक की हैसियत से काम करे, ठीक है।
उससे ज्यादा उसका मूल्य नहीं होना चाहिए। अखबार राजनीति से ही नहीं भरे होना चाहिए, आखिरी पन्ने पर उनकी जगह होनी चाहिए, मगर वो पहले पन्ने को घेरे हुए। सारी सुर्खियां अखबार की राजनीतिकों के नाम से घिरी। इससे अगर जीवन विकृत हो, विध्वंस की तरफ उन्मुख हो, तो स्वाभाविक है। अखबार की सुर्खियां तो किन्हीं और सुंदर चीजों से भरनी चाहिए, थोड़ा सौंदर्य का बोध होना चाहिए। राजनीतिक नेताओं के चित्रों की बजाय तो किसी के बगीचे में गुलाब के अच्छे फूल खिले हों, उनके चित्र भी ज्यादा उपयोगी होंगे। किसी के बगीचे में हरियाली हो, उसके चित्र ज्यादा उपयोगी होंगे। किसी ने मधुर गीत गाया हो, उसके मधुर गीत की मधुरिमा काम की होगी। राजनीतिज्ञों की बकवास, एक दूसरे के प्रति गाली गलौज, छीछल्लेदड़, कीचड़ का फेंकना, वही तुम्हारा भोजन हो गया। सुबह उठ के तुम गीता नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार पढ़ते हो। अभागे दिन, इससे तो अच्छा था तुम कुरान ही पढ़ते, गीता ही पढ़ते। कम से कम कुरान की आयत की तरन्नुम तुम्हें घेर लेती, कम से कम गीता का शायद कोई दूर का भूला भटका स्वर तुम्हारे हृदय में घोंसला बना लेता। तुम सुबह उठे नहीं कि तुम अखबार पढ़ते हो, आंख खोलते नहीं कि अखबार टटोलते हो। अखबार तुम्हारी गीता है। राजनीतिक विक्षिप्त व्यक्ति तुम्हारे प्रतिमान है, तुम्हारे आदर्श है। मैं अराजकवादी नहीं हूं, लेकिन राज्य की शक्ति क्रमशः न्यून होती जाए, इसे तो एक स्वप्न ही मानना चाहिए कि कभी ऐसा होगा कि राज्य की बिल्कुल जरूरत न रह जाएगी। मुश्किल है, थोड़ी बहुत जरूरत रहेगी। थोड़ी बहुत तो जहर की भी जरूरत होती, कभी कभी औषधि के भी काम पड़ता है। थोड़ी बहुत तो जहर की भी जरूरत होती है, कभी कभी किसी को बेहोश भी करना पड़ता है सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए। उतनी ही जरूरत राज्य की होनी चाहिए जितनी जहर की, बस उससे ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। और राज्य का मुख्य काम इतना ही होना चाहिए कि वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जीवन में दखल न देने दे। अभी हालत उल्टी है, अभी एक व्यक्ति को तो रोकता ही नहीं दूसरे के जीवन में दखल देने से, खुद ही दोनों के जीवन में दखल देता। व्यक्ति की स्वतंत्रता चरम मूल्य है। राज्य, राजनीति, राजनेता सेवक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कहते तो वो भी यही है कि हम सेवक हैं, मगर ये वो कहते हैं जब वो इलेक्शन में खड़े होते। इलेक्शन के बाद फिर तुम्हें कहना पड़ता, हुजूर हम आपके सेवक। फिर वो दरबार में बैठते हैं, दरबार लगा के, फिर तुम्हें कहना पड़ता है कि हम आपके सेवक हैं। याद रखना, सेवक को भूल मत जाना। यही उन्होंने तुमसे कहा था जब वो ताकत में न थे। तो सेवा जैसे माध्यम है सत्ता में पहुंचने का। जैसे कोई किसी के पैर दबाना शुरू करे और फिर धीरे धीरे पहुंच के गर्दन पकड़ ले। शुरू मालिश से की थी कि पैर दबा रहे, फिर जब गर्दन पकड़ ली तब तुम्हें होश आया कि ये तो बहुत मुश्किल हो गई, छुटाना मुश्किल है। जब कोई पैर पकड़े तभी जरा गौर से देखना कि हाथ गर्दन की तरफ तो नहीं जा रहे। लेकिन सभी सत्ताधारी सेवा का बहाना करते हैं, सत्ता की आकांक्षा है। सत्ता उनके हाथ में होनी चाहिए जिनको सत्ता की आकांक्षा ना हो, पर यह तो असंभव है। इसलिए यही हो सकता है कि सत्ता न्यून से न्यून हाथ में रह जाए, इतनी कम रह जाए कि कोई नुकसान न पहुंचा सके। राज्य कम से कम हो, वही राज्य श्रेष्ठतम है। तीसरा, समाज और राज्य से आपने स्वयं को इतना अलग थलग क्यों कर लिया है? कर लिया है ऐसा नहीं, तुम भी जागोगे तो ऐसे ही अलग थलग हो जाओगे। कर लिया है ऐसा नहीं, ऐसा हो गया है। ऐसे ही समझो कि तुम सोए हो और जाग जाओगे। तब क्या मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने अपने सपनों के राज्य से, सपनों की भीड़ से इतना अलग थलग क्यों कर लिया? तुम कहोगे अलग थलग किया नहीं, नींद खुल गई, सपने खो गए। जागते ही समाज और राज्य सपने हो जाते।
सत्य तो एक परमात्मा ही रह जाता है, बाकी सब खेल खिलौने हो जाते। कोई अलग नहीं करता, अपने को अलग पाता है। चौथा, संन्यास और राजनीति का क्या संबंध? संबंध हो ही नहीं सकता। जिसके भीतर से राजनीति मर गई, उसी के भीतर तो संन्यास फलता है। संबंध तो हो ही नहीं सकता। राजनीति की राख पर ही तो संन्यास का अंकुर उभरता है। तो संन्यास का तो अर्थ ही यही होता है कि तुम्हारे भीतर अब कोई राजनीति ना रही। आप अपने सन्यासियों से क्या अपेक्षा रखते? मैं कोई अपेक्षा किसी से नहीं रखता, और मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे कोई अपेक्षा रखे, क्योंकि अपेक्षा एक दूसरे को गुलाम करने की विधि है, ढंग है। नहीं, मेरी तुमसे कोई अपेक्षा नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो। मैं तुम क्या करो ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो तुम्हें इतने ही इशारे दे रहा हूं कि अगर तुम सोए हो तो राजनीति में रहोगे, अगर जाग गए तो धर्म में आ जाओगे। अगर जाग गए तो तुम्हारे भीतर से दूसरे की मालकियत का जो पागलपन है वो खो जाएगा, और अपनी ही मालकियत का आनंद उसकी जगह स्थापित हो जाएगा। तब तुम दूसरे के सिर पर न बैठना चाहोगे, क्योंकि तुम पाओगे तुम्हारे भीतर का सिंहासन परम सिंहासन है, परम पद है। इसके ऊपर कोई पद नहीं, न कोई राष्ट्रपति, न कोई प्रधानमंत्री। मेरी तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है, सिर्फ निर्देश है कि अगर तुम्हारे मन में अभी भी राजनीति हो तो ध्यान रखना कि तुम सन्यासी नहीं हो। ये सीधी वैज्ञानिक परिभाषा कर रहा हूं। तुमसे कह नहीं रहा हूं कि राजनीति से संबंध मत रखो, इतना ही कह रहा हूं कि राजनीति जहर है। अगर मरना ही हो, आत्महत्या ही करनी हो, डट के पी लो, भरपेट पी लो। इतना ही कह रहा हूं कि ये जहर है। मरना ही हो तो ही पीना, अगर न मरना हो तो इससे जरा सावधान रहना। हालांकि जहर के दुकानदारों ने जहर पर अमृत के लेबल लगा रखे। लेबल पे मत जाना। डब्बे के ऊपर क्या लिखा है इसकी बहुत फिक्र मत करना। डब्बे के भीतर क्या है इसको बहुत निरीक्षण कर लेना। आपके सन्यासी राजनीतिक आंदोलनों में सम्मिलित हो या न हो, अगर उनके भीतर अभी राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित होने की आकांक्षा बची तो वो सन्यासी नहीं। कम से कम मेरे सन्यासी तो नहीं, किसी और के होंगे। पांचवा, क्या सन्यास एक प्रकार का पलायन नहीं है? एक अर्थ में कह सकते हो है। जैसे घर में आग लग जाए और तुम भाग के बाहर आ जाओ। भीड़ कह सकती तुम पलायनवादी हो, एस्केपिस्ट, घर से भाग के बाहर निकले। जब घर में आग न लगी थी तब तो बड़े मजे से रहे, अब जब आग लगी, मुसीबत का क्षण आया घर को, तो तुम बाहर निकल के आ गए। जाओ अंदर। कायर हो तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे पागल नहीं हूं। जब घर में आग लगी हो तो भागना ही उपाय है। कोई गड्ढे में गिर जाए और निकलने की कोशिश करे, क्या तुम उससे कहोगे तुम पलायनवादी हो, गड्ढे से भागने की कोशिश कर रहे हो? कोई बीमार हो जाए और चिकित्सा की चेष्टा करे, तुम उससे कहोगे कायर, आप बीमारी से निकलने की कोशिश कर रहे हो? रहो वहीं, हिम्मतवर हो, डटे रहो, कहां जाना है? संसार गड्ढा है, बीमारी है। संसार आग लगा घर है। जिनको थोड़ा बोध है वो बाहर निकलेंगे। वो असल में घर छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, घर रहने योग्य ही न था। अब तक कैसे रहे यही सवाल है। अब तक क्यों न दिखाई पड़ी ये लपटें? जब दिखाई पड़ गई तभी सवेरा है, इसलिए बाहर आ रहे हैं। एक अर्थ में तुम कह सकते हो सन्यास पलायन है, एक अर्थ में तुम कह सकते हो सन्यास जागरण है। मैं तो उसे जागरण ही कहता हूं। घर में आग लगी हो तो वही आदमी घर के भीतर रह सकता है जो सोया हो या शराब पी के पड़ा हो। जागा हुआ आदमी तो बाहर आ जाएगा। न केवल जागा हुआ खुद आदमी बाहर आएगा, सोए को जगाने की कोशिश करेगा कि भाई जागो। शराबी के मुंह पे पानी छिड़केगा, घसीटेगा कि निकल आओ तुम भी।
हालांकि शराबी कहेगा क्या ऊधम मचा रखा है, शांति से सोने दो। क्या सुबह सुबह जगाया हो? कहां आग लगी है? कहीं कोई आग नहीं लगी, कोई सपना देखा होगा। फिर भी जो जागा है, उसके जागरण के कारण ही उस पर एक उत्तरदायित्व आ गया। वो उत्तरदायित्व है कि जो सोए हैं आसपास उनको भी हिला के जगा दे। इसलिए बुद्ध पुरुष इतनी चेष्टा करते हैं कि तुम जागो, क्योंकि तुम जहां हो वहां लपटे। लेकिन तुम कहते हो ये तो पलायन, और तुम्हारी भीड़ ज्यादा है। जागता एक है, 1000 सोए हैं घर में। वो 1000 अपनी नींद में ही बड़बड़ाते हैं। वो कहते हैं कि हम ही ठीक है, हमारी भीड़ जो कह रही है वो ठीक है, कि एक आदमी जो कह रहा है वो ठीक है। ये तो डिक्टेटरशिप हो गई, तानाशाही हो गई कि एक आदमी कह रहा है घर में आग लगी और 1000 आदमी कह रहे हैं, मत दे रहे हैं कि नहीं लगी, हम सोए हैं मजे से, गड़बड़ मत करो, और वो गड़बड़ किए चला जा रहा है। लेकिन संत की अपनी मजबूरी है। तुम चाहे 1000 हो चाहे लाख हो, इससे सही नहीं होते। जाग कर देखा गया जो है वही सत्य है। ये कोई लोकतंत्र नहीं है सत्य का कि वहां वोट से तय होता है कौन सत्य। हाथ और सिर नहीं गिनने, यहां आत्माएं गिनी जाती, यहां भीतर का बोध गिना जाता। एक भी सत्य हो सकता है, करोड़ गलत हो सकते हैं। सवाल करोड़ का और एक का नहीं, सवाल जाके होने का है। और छठवां, आप क्रांति के अगुआ बने, ऐसी हजारों की आकांक्षा थी, लेकिन आपने क्यों उनकी आकांक्षाओं को ठुकरा दिया? जैसा मैंने कहा, न तो यहां मैं किसी की आकांक्षाएं पूरा करने को हूं, न कोई और मेरी आकांक्षाएं पूरा करने को है। मैं स्वयं होने को हूं, यहां तुम स्वयं होने को है। दूसरे पर आकांक्षाएं थोपना उचित नहीं। अगर हजारों की आकांक्षाएं थी कि मैं क्रांति का अगुआ बनूं, तो वो सोए हुए लोगों की आकांक्षाएं थी। उनकी आकांक्षाओं का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि क्रांति यानी क्या? घर में आग लगी है, तुम फर्नीचर बदल रहे हो, टेबल यहां से हटा के कुर्सी लगा रहे हो, बिस्तर की जगह बदल रहे हो, रंग रोगन पोत रहे हो, चित्र फोटो लटका रहे हो। घर में आग लगी, तुम क्रांति कर रहे हो। सारी क्रांति फर्नीचर की बदलाहट है। क्रांति मात्र आज तक जिसको लोगों ने कहा है वो कोई क्रांति नहीं। क्रांति तो सिर्फ एक है, वो है इस जीवन में लगी आग को देख लेना और किसी नए जीवन में उठ जाना, इस घर को छोड़ देना और किसी नए घर को बना लेना। बाकी सब क्रांतियां तो इसी घर के भीतर बदलाहट है। इस दीवार में थोड़ा सा लीपापोती करके रंग रोगन कर दिया, इससे लपट थोड़ी मिटेगी, इससे बाहर जो आग लगी है वो लगी ही रहेगी। क्या हुआ? रूस में क्रांति हुई 1917 में, क्या हुआ? जो मालिक थे वो उतार दिए गए, जो उतरे थे वो मालिक हो गए, मालकियत जारी रही, फर्नीचर बदल गया, कुर्सी नीचे थी वो ऊपर आ गई, जो ऊपर थी वो नीचे आ गई, वही उपद्रव जारी रहा, कोई फर्क ना पड़ा। अमीर अमीर ना रहा, गरीब गरीब ना रहा, लेकिन अब एक नया वर्ग पैदा हो गया, सत्ताधिकारियों का और गैर सत्ताधिकारियों का, साधारण जनता और कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये दो वर्ग पैदा हो गए। वर्ग जारी रहा, नाम बदल गए। पहले कोई दूसरे लोग शोषण करते थे, अब कोई दूसरे लोग शोषण करते हैं। शोषण जारी है, सत्ता जारी है, परतंत्रता जारी। दुनिया की सारी क्रांतियां मिट्टी हो गई। नहीं, मैं तुम्हारी किसी मूढ़ता का अगुआ नहीं होना चाहता। मुझे कोई उत्सुकता नहीं है तुम्हारे फर्नीचर बदलने में। और बड़ा मजा है, राजनीति एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है। इंग्लैंड में 2 पार्टियां हैं। इंग्लैंड बड़ा कुशल मुल्क है, होना भी चाहिए। राजनीति का उसका अनुभव बड़ा पुराना है, बड़े होशियार लोग हैं। एक पार्टी सत्ता में होती, दूसरी उसकी निंदा करती। स्वभावतः किसी की भी सत्ता सुंदर नहीं है, लेकिन जनता को एक भ्रम बना रहता है। एक पार्टी सत्ता में है, दूसरी पार्टी निंदा करती, मुल्क में भूल चूक बतलाती। 10 साल एक पार्टी सत्ता में रहती, तब तक उसकी प्रतिष्ठा गिरती जाती, क्योंकि वो कुछ कर तो पाती नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाता। मुल्क की मुसीबत बनी रहती, बढ़ती जाती, मुल्क क्रोध में भरता जाता है। जो सत्ता में नहीं है, लोग उनके प्रेम में पड़ने लगते हैं कि ये लोग ठीक मालूम पड़ते हैं, और जनता की स्मृति बड़ी कमजोर है। 10 साल बाद वो पहली पार्टी को नीचे उतार देते हैं, इस पार्टी को ऊपर बिठा लेते। दूसरी पार्टी पहले काम में लग जाती, इनकी निंदा में, इनसे भी कुछ होता नहीं, लेकिन 10 साल में जनता फिर भूल जाती।
वो जो सत्ता में होते हैं उनकी भूल दिखाई पड़ती है, जो सत्ता में नहीं होते उनकी तो भूल दिखाई कैसे पड़ेगी, क्योंकि भूल तो कोई करते ही नहीं, वो कुछ करते ही नहीं, वो सिर्फ निंदा करते। 10 साल में फिर जनता उनके प्रेम में पड़ जाती, उनको सत्ता में बिठा देती, सत्ता वालों को नीचे बुला लेती। जिनको तुम विरोधी पार्टियां कहते हो वो सब आपसी षड्यंत्र में, वो एक दूसरे के सहारे, वो विरोधी वगैरह नहीं। भला वो एक दूसरे को जेल में डालें, भला उनको भी पता ना हो, मगर वो विरोधी वगैरह नहीं है, वो सब एक दूसरे की साजिश है, वो पूरा खेल है। जब एक सत्ता में होता है तब जनता को ये पता नहीं चल पाता कि भूल वस्तुतः सत्ता में एक पार्टी की हो रही है या भूल ऐसी है जो हमारे जीवन चेतना की है। दुख इसलिए है कि हमारी जीवन चेतना सोई है, जीवन में इतनी पीड़ा इसलिए है कि हम बेहोश हैं। ये नहीं दिखाई पड़ पाता, ये दिखाई पड़ता है कि ये लोग हट जाएं, दूसरी पार्टी सपने बता रही है, झंडे उठा रही है, वो कहती हम सब ठीक कर देंगे, वो आश्वासन दे रही, उस पर भरोसा आ जाता है। आ का भरोसा बा पे चला जाता है, फिर बा से भरोसा आ पे चला जाता है। कभी अपनी याद नहीं आ पाती कि ये भूल कहीं हमारी, ऐसे जीवन सदियों तक चलता रहा है। विरोधी आपस में ऐसा लड़ते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, और अगर इनको हम ताकत में पहुंचा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। कभी ठीक कुछ नहीं होता, क्रांतियां सब असफल हो गई। एक ही क्रांति कभी असफल नहीं हुई, वो व्यक्ति की क्रांति है। कोई नींद से जागता है, बुद्ध हो जाता है, कृष्ण हो जाता है, फरीद हो जाता है, मोहम्मद, नानक, बस वही एकमात्र क्रांति। तो तुम्हारी अपेक्षाओं से मैं तुम्हारा अगुआ नहीं हो सकता, मेरी दृष्टि से ही मैं कुछ कर सकता हूं। मेरी दृष्टि यही है कि तुम जागो, यही एकमात्र